नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी का कमल आज जो देश में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन गया है, वो बीजेपी को चुनाव चिन्ह के रूप में मजबूरी में मिला था। यानी बीजेपी के नेता तो इसे नहीं चाहते थे, वो कोई और चुनाव चिन्ह चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें कमल थमा दिया और इस कमल को देश ने लंबे संघर्ष के बाद ही सही हाथों हाथ ले लिया। आज बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, जो गांधीवादी समाजवाद से चलकर हिंदुत्व का झंडा बरदार बनी है और आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। जिसके बनने पर कहा गया था कि ये सांप्रदायिक पार्टी है जो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती, जिसके सदस्यों के आरएसएस के साथ निकट संबंधों के आरोप पर जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और 1980 में अपने निर्माण के बाद पहले चुनाव में बीजेपी 2 बटे सन्नाटे का शिकार हो गई थी। पूरे देश में उसे लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। 1980 में बीजेपी का गठन एक तात्कालिक घटना थी। 1977 में बनी जनता पार्टी में इतनी उठापटक मची कि अपार संभावनाओं से बनी एक सरकार 3 साल के भीतर ही मटिया मीट हो गई। 1980 के बिल्कुल शुरुआत में उस कड़ाके की ठंड में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस नई गर्मी के साथ मैदान में थी, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ था। जनता पार्टी तब भी प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी हुई थी और फिर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर वो चुनाव लड़ा था। बाद में बनी बीजेपी के सारे नेता जनता पार्टी के टूटने के बाद मूल जनता पार्टी में ही रहे, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे। लेकिन जनता पार्टी के टूटने और उसके नेताओं के व्यवहार से जनता इस कदर खिन्न हो गई थी कि जनता पार्टी का जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने वाली राजनीति का दांव भी काम नहीं आया। जिस कांग्रेस को भारतीय राजनीति में दूध में पड़ी मक्खी की तरह हिंदुस्तान के लोगों ने सत्ता से निकाल फेंका था, उसी कांग्रेस और उसकी नेता इंदिरा गांधी को सिर माथे पर बिठा लिया। जनता पार्टी, जिसमें उस वक्त बहुत बड़े बड़े नामचीन नेता थे, जिसमें जगजीवन राम, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम थे, उन सबके सामूहिक प्रयासों के बावजूद जनता पार्टी को 1980 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 31 सीटें मिली। लेकिन जनता पार्टी के तब के नेताओं ने लगता है कि कुछ भी ना सीखने का मन बना लिया था। वो जब 1977 में सत्ता में आए तो जीत से कुछ नहीं सीखा। जब 1980 में बुरी तरह हार गए तो हार से भी कुछ नहीं सीखा। चुनाव में हार के बाद जगजीवन राम ने हार का ठीकरा उन नेताओं के सिर पर फोड़ दिया जो जनसंघ से जनता पार्टी में आए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कहने और इससे जुड़े होने के अपने भाव को छुपाया नहीं। जनता पार्टी और आरएसएस दोनों से कोई नेता एक साथ जुड़ा नहीं रह सकता। उस दोहरी सदस्यता के सवाल पर ही मोरारजी देसाई की सरकार चली गई थी। 1980 की हार के बाद जगजीवन राम को लगा कि उनकी हार का एक बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का छिटक जाना है, जो आरएसएस से जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के जुड़ाव के कारण हुआ। इसलिए चुनाव नतीजे आने के 1-1.5 महीने के अंदर ही जगजीवन राम ने ये कहकर बम फोड़ दिया कि वो दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आरएसएस से संबद्ध जनता पार्टी के नेताओं को फैसला करने के लिए विवश करेंगे। हालांकि बाबू जगजीवन राम जो कुछ कह रहे थे, उसकी भनक जनता पार्टी में आरएसएस से जुड़े नेताओं को पहले से थी। वो जानते थे कि जनता पार्टी के साथ उनकी अब निभेगी नहीं। वो ये भी जानते थे कि आरएसएस से कटने के बाद उनकी स्थिति कटी पतंग वाली हो जाएगी। उस वक्त जनता पार्टी में आरएसएस से जुड़े वही नेता और कार्यकर्ता थे जो 3 साल पहले तक जनसंघ के नेता होते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस पर उसी जनसंघ की छाप थी जो 1951 में बना था। 30 जनवरी 1948 को उधर सूर्यदेव अस्तांचल की ओट में गए और उधर स्वतंत्र भारत का भाग्य उदित होने से पहले ही अस्त होने लगा। नई दिल्ली में ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्यारे नाथूराम गोडसे को वहीं पकड़ लिया गया था। जब उसकी छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि कभी वो आरएसएस के साथ भी रहा था। बस इसी आधार पर जहां आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई, वहीं आरएसएस प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये आरएसएस के लिए सबसे बड़ी बेचैनी वाली स्थिति थी। ये बेचैनी इस बात से और बढ़ी कि राजनीतिक गलियारों में आरएसएस को अछूत बना दिया गया था। उस दौरान कुछ ऐसा राजनीतिक संयोग बना जिससे जनसंघ के निर्माण का रास्ता साफ हो गया।
8 अप्रैल 1950 को शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते से नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज हुए। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और जाकर आरएसएस प्रमुख गोलवलकर से मिले। तब तक आरएसएस पर से लगी पाबंदी हटा भी ली गई थी। गोलवलकर और मुखर्जी दोनों ने महसूस किया कि आरएसएस को एक राजनीतिक आवाज की जरूरत है। उसी आवाज की पूर्ति के लिए 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघोमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का गठन हुआ। इसके संस्थापकों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक जैसे नेता शामिल थे। डॉक्टर मुखर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। जनसंघ की स्थापना ठीक उस समय हुई जब आजाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव होने जा रहा था। जनसंघ भी चुनावी मैदान में उतरा। आयताकार भगवा झंडा जनसंघ का ध्वज बना और उस पर बने दीपक को चुनाव चिन्ह बनाया गया। चुनाव में घोषणा पत्र बनाने का जिम्मा बलराज मधोक को दिया गया था, जिन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा। उस पहले चुनाव में जनसंघ के 3 प्रमुख मुद्दे थे: गौहत्या पर पाबंदी, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना और समान नागरिक संहिता। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे नंबर का मुद्दा तो बाद में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद भी रहा, लेकिन पहले नंबर वाला मुद्दा बदल गया। हालांकि गोहत्या बीजेपी के लिए आज भी एक मुद्दा है, लेकिन जब बीजेपी का राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ तो पहला मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बन गया। उस पहले चुनाव में जनसंघ लड़ा तो था 94 सीटों पर, लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 3 सीटों पर। उसके बाद चुनाव दर चुनाव जनसंघ ने तमाम प्रयास किए, फिर भी खास फायदा नहीं हुआ। पार्टी 3 से शुरू होकर अधिकतम 22 तक ही पहुंच पाई, लेकिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को नया जीवन दान दे दिया। विपक्ष को उसका फायदा मिला क्योंकि इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ विपक्षी दलों को जनता का समर्थन मिला, लेकिन उसके दूरगामी लाभार्थी के रूप में बीजेपी ही उभरी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ खेमे के अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। उसी जनसंघ का नया रूप 1980 में बीजेपी के रूप में सामने आया, लेकिन ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं हुआ। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में लिखा है कि 25 फरवरी 1980 को जगजीवन राम ने जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को एक पत्र लिखकर आरएसएस से जुड़े नेताओं पर चर्चा की मांग की। बीजेपी के नेताओं को लग गया था कि अब जनता पार्टी में उनके दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें दोहरी सदस्यता पर अंतिम निर्णय लिया जाना था। उस बैठक से पहले मोरारजी देसाई और दूसरे कुछ नेताओं ने कोशिश की कि सभी नेता एकजुट रहें, लेकिन कार्यकारिणी में समझौता फॉर्मूले को 14 की तुलना में 17 से नामंजूर कर दिया गया, यानी पूर्व जनसंघ के नेताओं को बाहर निकालने का रास्ता बना दिया गया। जनसंघ से जुड़े नेता और कार्यकर्ता पहले से ही चौकन्ने हो चुके थे, इसलिए 5 और 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में जनसंघ घटक के नेताओं की बैठक हुई। उसी बैठक में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा हुई। संयोग देखिए कि वो तारीख भी 6 अप्रैल ही थी जब 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। 61 साल बाद भारत में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ, जिसने 21वीं सदी के भारत का राजनीतिक व्याकरण बदल दिया। 1980 में पार्टी के गठन के दिन सबसे ज्यादा माथापच्ची इसी बात पर थी कि क्या फिर से जनसंघ बने या फिर दूसरा नाम हो। कार्यक्रम में आए ज्यादातर लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की मान्यता थी कि पार्टी का नया नाम हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नाम रखा गया। फिर जनता पार्टी की बुनियाद में जयप्रकाश नारायण की मान्यताएं समाहित थी। भारतीय जनता पार्टी बनाकर पूर्व जनसंघ के नेताओं ने साबित करने की कोशिश की कि असली जनता पार्टी तो उनकी ही है। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी तो 31 लोकसभा सांसदों में से 16 सांसद बीजेपी में चले गए। जनता पार्टी के पास 15 सांसद बचे, जिसमें अध्यक्ष चंद्रशेखर भी थे और पिछले चुनाव में उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार रहे जगजीवन राम भी। लेकिन इधर बीजेपी का गठन हो रहा था और उधर जगजीवन राम भी जनता पार्टी छोड़कर वाई बी चौहान की पार्टी में शामिल हो गए।
जगजीवन राम तो जनता पार्टी और बीजेपी का झगड़ा बढ़ाकर दूसरी तरफ निकल गए, लेकिन इधर लड़ाई तेज हो गई। चंद्रशेखर चुनाव आयोग में गए कि जनसंघ के जुड़े नेताओं का यह दावा सही नहीं है कि वो ही असली जनता पार्टी है, बल्कि असली जनता पार्टी तो हम हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांग नहीं मानी, बल्कि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. श्रीधर ने एक तरफ बीजेपी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया, दूसरी ओर जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह चक्र बीज हलधर किसान को कुछ समय के लिए फ्रीज भी कर दिया। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि उसे चुनाव चिन्ह के रूप में चक्र मिल जाए या हाथी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे नहीं माना। आडवाणी अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में लिखते हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए मुझे भेजा गया था। वहां उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि हमें कमल चुनाव चिन्ह दे दीजिए, तो इसे तुरंत श्रीधर ने मान लिया। बल्कि आडवाणी के अनुरोध पर गुलाब फूल चुनाव चिन्ह को अपनी सूची से चुनाव आयोग ने हटा भी दिया, ताकि वोटरों में दोनों फूलों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। जनता पार्टी का चक्र बीज हल लिए किसान का चिन्ह 6 महीने बाद वापस मिल गया, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ अपनी भावी तैयारियों में जुट गई। 30 दिसंबर 1980 की रात जब दुनिया 24 घंटे के अंतराल पर नए साल के स्वागत के लिए मचल रही थी, उसी वक्त मुंबई में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घोष किया कि पश्चिमी घाट पर समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं भविष्य के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अंधेरा छटा भी, सूरज निकला भी, कमल खिला भी, लेकिन इन सब में वक्त लगा। 1980 में जब बीजेपी बनी तो मुंबई अधिवेशन में पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी का दर्शन बदल दिया। वो हिंदुत्व की दुहाई नहीं दे रही थी, बल्कि वाजपेयी की बीजेपी गांधीवादी समाजवाद की हिमायत कर रही थी, जबकि तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने भी, आरएसएस के लोगों ने भी। विनय सेनापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि आरएसएस के शेषाद्रिचारी उस बैठक में मुंबई में मौजूद थे। उन्होंने स्वीकार किया कि आरएसएस तब वाजपेयी और बीजेपी से नाराज थी। पार्टी के भीतर ही विजय राजे सिंधिया जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन वाजपेयी अडिग थे। पार्टी को उनकी लाइन पर चलना पड़ा, लेकिन वो गांधीवादी समाजवाद बीजेपी में चला नहीं और 1984 के चुनावी हार के बाद पार्टी ने लाइन बदली। नेतृत्व वाजपेयी की जगह हिंदुत्व के रास्ते पर चलने वाले आडवाणी को मिला। आडवाणी ने बीजेपी को जमीनी स्तर से चुनावी स्तर तक मजबूत बनाया। आडवाणी की संगठन क्षमता और वाजपेयी के लोक लुभावन चेहरे की जुगलबंदी ने बीजेपी को सत्ता वाली पार्टी बना दी, जिसे सबसे ज्यादा मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में मिली। तो ये थी कहानी बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल की। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।